हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मोस्ट 25 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, लाडलों, फटाफट आप लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जो मोस्ट 25 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ तो उसके बारे में बताएंगे आप लोग कैसा लगा जब 25 क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में लेने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद आप बताएंगे कैसा आज का सवाल लगा जो एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है। तो आपका मॉक टेस्ट देने से पहले मैं एक मोस्ट आपका जीके लेकर आया हूं जो आप उसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में देने से जो जवाब सबसे पहले देंगे उसको मैं पहले नाम लूँगा। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो आज का पहला मिलेगा क्वेश्चन, तो इस वीडियो को देखने से पहले सभी को फटाफट लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज का मोस्ट 25 क्वेश्चन। जी बिल्कुल, फटाफट आप लोग लाइक भी कर देंगे। तो आज का पहला सवाल आपको इस सवाल को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इस नंबर क्वेश्चन का। जो सवाल है कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर कौन सी महाजनपद थी, ये आपका सवाल है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर कौन सी महाजनपद थी, ये आपका सवाल है। तो ए में आपका सुरसेन, बी में काशी, सी में अस्मक और डी में कौशल। तो आपका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। जो पहले आंसर देंगे उसका मैं पहले नाम लूँगा। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल जो मोस्ट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से जो एमसीक्यू के रूप में आपको दिया जाता है और एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है। पहला सवाल क्या हो रहा है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ये आपका सवाल है। ए में जहांगीर, बी में अकबर, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। तो आपका आंसर देना है इसका। तो आपका पहला का सी होगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और आपसे पूछेगा मोस्ट कि किसके काल को स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जहांगीर, चित्रकला का स्वर्ण युग पूछेगा जहांगीर। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल पूछेगा तो अकबर। इस तरह याद रखेंगे। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी बोलते हैं। तो आपका 1 का सी आंसर हुआ। जो शाहजहां के शासनकाल में आपका स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो 1 का सी। चलते हैं नेक्स्ट। फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच आप सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। तो आज का दूसरा सवाल, दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था। ए में राजस्व विभाग, बी में दान विभाग, सी में सैन्य विभाग, डी में पत्राचार विभाग। तो आप लोग को आंसर देना, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। जो आपका सवाल है, दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था, ये आपका सवाल है। और दोस्तों, आपको मैं सूचित करता हूं कि जो 12 नवंबर 2020 को आपका ऑफलाइन टेस्ट ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस गो, तो उसमें जो आपका एनटीपीसी का आपका
लेवल पर आधारित रहेगा, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग भाग ले सकते हैं। और भाग लेने के लिए आप सीधे ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज गो अनिल फोटोस्टेट वाले गली में यानी द्विवेदी पुस्तक प्रेस के मकान में आप संपर्क कर सकते हैं। तो सवाल था दीवान आरिश किस विभाग से संबंधित था, ये आपका सवाल था। तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए, सी होगा आपका सैन्य विभाग। 2 का सी याद रखिए। जो आपका सैन्य विभाग को दिल्ली सल्तनत काल में दीवान आरिश कहा जाता था। जी क्या बोला कि सैन्य विभाग को दिल्ली सल्तनत काल में दीवान आरिश कहा जाता था। तो 2 का सी। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा कि बसावन और दसवंत किस शासक के दरबार के चित्रकार थे। ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में आपका शाहजहां। तो आपका आंसर होगा अकबर। 3 का बी आंसर होगा जो बसावन और दसवंत किस शासक के दरबार के चित्रकार थे, तो अकबर। और पूछा कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। और आपका अकबर का सेनापति कौन था, तो मानसिंह। और अकबर का संगीतकार कौन था, तो तानसेन। और पूछेगा अकबर का राज्याभिषेक 15 अक्टूबर 1556 को हुआ, जो आपका 13.5 वर्ष में, याद रखेंगे। और पूछेगा कि अकबर का माता का नाम हमीदा बानो बेगम। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564, याद रखिए। और एक पूछता है मोस्ट कि अकबर ने किस के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो आपका फतेहपुर सीकरी आगरा में अवस्थित है। तो 3 का बी होगा। और अकबर के 9 रत्न रहते थे दरबार में, बिल्कुल 9 रत्न मुगल शासक में अकबर के 9 रत्न। अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्णदेव राय, अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी। और आपका एक गुप्त काल में भी जो आपका कहा जाता है। तो 3 का आपका बी होगा। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथे नंबर सवाल क्या होगा कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, ये आपका सवाल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, बी में निशानेबाजी, सी में शतरंज और डी में बैडमिंटन। तो आपका आंसर होगा बी होगा निशानेबाजी। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से, तो निशानेबाजी। जो आपका 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में आपका जीता था सौरभ चौधरी। 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी से संबंधित है। तो आपका 4 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे। जो आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से मार्च 25 आपका MCQ के रूप में चल रहा है, तो उसमें आप जरूर भाग लें। बिल्कुल 5वें सवाल की निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO के विषय में सही नहीं है, ये आपका सवाल है। तो ए में WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, इसका मुख्यालय जिनेवा। और सी में वर्तमान इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या 164 है। और डी में यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे, फटाफट आप लोग आंसर। जी मास्ट आपका ए तो 61 का डी होगा, सॉरी 5 का डी होगा आंसर। यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, बिल्कुल याद रखिए। और आपका WTO संयुक्त राष्ट्र का संगठन है जिसकी स्थापना वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने एवं मतभेदों को दूर करने के लिए 1995 में किया गया था। तो WTO की स्थापना पूछिएगा 1995।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसको। तो 5 का डी। और पूछता है किस संगठन को विश्व व्यापार का प्रहरी कहा जाता है, तो WTO को। और WTO का मुख्यालय जनेवा, और पूर्व नाम था गैट। तो गैट की स्थापना 1948, गैट का मुख्यालय जनेवा। तो 5 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मोस्ट आपका सवाल है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक भी देखेंगे। तो आपका सवाल कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आंसर होगा 6 का डी होगा, प्रकाश वर्ष जो तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। 6 का डी बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका यहाँ पे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। जी, प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। इसका प्रयोग सुदूर स्थित खगोलीय पिंडों की दूरियां प्रकट करने में होता है। और पूछिए आपसे एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर पूछिए आपसे, तो याद रखिए एक पारसेक बराबर जो होता है आपका 3.84 गुने 10⁻16 मीटर। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.26। तो इस तरह से याद रखें। 6 का डी होगा। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा, तो पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 याद रखेंगे। तो 6 का आपका डी होगा। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। जी, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, NTPC, रेलवे, आपका SSC, बिहार दरोगा, बिहार SSC, और आपका दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो 7वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। ए में निकट दृष्टिदोष, बी में वरधानता, सी में ब्रेन ट्यूमर, और डी में घिंघा। तो इसका आंसर दे देंगे फटाफट आप लोग। जी बिल्कुल, मोस्ट आपका सवाल है। तो इसका आंसर बता देंगे जल्दी से आप लोग। ये आपका आंसर हुआ वरधानता। कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, कलर विजन बोलते हैं, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, जो आपका यह दोष मनुष्य के आँख में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। यह दोष आनुवंशिक होता है तथा इसका उपचार नहीं है। और इससे मतलब जो वरधानता वाले व्यक्तियों में रंग का भेद कर पाना संभव नहीं है। यानी 0.5% महिलाओं में और 4% पुरुषों में पाया जाता है। तो आपका 7 का बी होगा। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट 25 क्वेश्चन कैसा लगा, ये ज़रूर बताएंगे आप लोग। 8वें सवाल, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। यह निम्नलिखित में किसका वाहन करता है। ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन, और डी में हाइड्रोजन। तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। 8 का ए, जो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह आपका ऑक्सीजन वहन करता है। तो 8 का ए बिल्कुल याद रखिए। और लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल 120 दिन याद रखेंगे। और प्रोटीन पूछिएगा प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन एक अमीनो अम्ल से बना हुआ है, और हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 8 का ए। चलते नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोला, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ए में संवहन, बी में शिष्ट ऊष्मा, सी में विकिरण,
और डी में गुप्त उष्मा। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर आपका, तो आपका आंसर 9 का डी होगा, गुप्त उष्मा। जो किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है वो गुप्त उष्मा होती है। तो 9 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोला कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये आपका सवाल है। तो ए में केंद्रिका, बी में हरित लवक, सी में राइबोसोम और डी में जीवद्रव्य। तो जल्दी से इसका आंसर होगा आपका, जो कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो आपका इसका आंसर होगा डी होगा, जीवद्रव्य। 10 का डी होगा आपका, जीवद्रव्य जो है कोशिका अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो 10 का डी होगा। अब याद रखेंगे आपका। चलते नेक्स्ट। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का क्वेश्चन जो चल रहा है कैसा लग रहा है आप लोगों को, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सी धातु के गुण नहीं है। तो ए में विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, बी में कमरे के ताप पर ठोस होती है, सी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है और डी में ऑक्सीजन से क्रिया कर धातुओं ऑक्साइड बनाती है। ये आपका सवाल है। तो बता देंगे जल्दी से इसका आंसर जो आपका होगा निम्न कौन सी धातु का गुण नहीं है, ये आपका पूछ रहा है। तो इसका आंसर बता देंगे और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे फटाफट और शेयर भी कर देंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का सवाल कैसा लगा, ये ज़रूर बताएंगे आप लोग। तो आंसर हुआ इसका सी होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। ये आपका गलत है, यानी धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ये आपका सही होगा। तो 11 का 80 होगा। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोल रहा कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। ए में सोडियम, बी में लिथियम, सी में पारा, डी में कॉपर। तो धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो इसका आंसर बता देंगे जल्दी से आप लोग। और इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक भी कर देंगे फटाफट आप लोग और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आपका होगा लिथियम, जो धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व होता है। 12 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जो आज का पहला सवाल आपको दिया गया है। शुरू में ही जो जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 13वां सवाल, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन सा तय करता है। यहाँ प्रोटॉन की संख्या, बी में न्यूट्रॉन की संख्या, सी में इलेक्ट्रॉन की संख्या और डी में इनमें से सभी। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर आपका सी होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न कौन सा तय करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 13 का सी होगा। चलते नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल का सुपरनोवा घटना क्या है। एक में एक ब्लैक होल, बी में एक खगोलीय पिंड, सी में एक मृत या प्राय तारा और डी में एक धूमकेतु। तो जल्दी से बता देंगे सुपरनोवा घटना क्या है। ये आपका सवाल है, जीविस्ट मोस्ट आपका सवाल है। तो सी होगा, एक मृत प्राय तारा। 14 का सी। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि गटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जो भी
आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये आपका सवाल है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये आपका सवाल है। ए में भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, सी में गंगा अलकनंदा और डी में अलकनंदा गंगा। तो आपका आंसर होगा ए होगा भागीरथी और अलकनंदा। G15 के ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वां नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट सभी को मिलकर लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। 16वां सवाल क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए में सुहाना घास स्थल, बी में टुंडा बायोम, सी में उष्णकटिबंधीय वर्षावन और डी में मैंग्रोव वन। तो आपका आंसर देना है, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। और अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर दिए, फटाफट शेयर भी कर देंगे। तो आपका ए सी आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 16 का सी। चलते नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? ये आपका सवाल है। ए मीथेन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन और डी में नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल, कौन सा हरित गैस नहीं है? ये आपका सवाल है। तो आंसर होगा 17 का सी होगा नाइट्रोजन, जो आपका हरित गैस नहीं है। 17 का सी। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आपका हरित गृह गैस हैं। 17 का सी। चलते नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बी में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सी में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो आपका आंसर हुआ रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, जो सम्मिलित नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो 18 का बी होगा। चलते नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ये आपका सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ए में वेनेजुएला, बी में हम्बोल्ट, सी में लेब्राडोर और डी में अगुलाहास। अगुलाहास ये आपका व्यक्ति के नाम है। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे आप लोग। ये आंसर होगा आपका डी होगा अगुलाहास, जो आपका शीत महासागरीय जलधारा से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। और गुलहास एवं मोजाम्बिक हिंद महासागर के गर्म एवं अस्थायी जलधारा है, भी याद रखेंगे। और जो लेब्राडोर एवं कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जो आपका जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो 19 का डी होगा। चलते नेक्स्ट कुछ तबीयत खराब होने के कारण खांसी बीच में आ जाता है, तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को। 20वां सवाल बोला कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका ए में गोदावरी, बी में कावेरी, सी में वैगई और डी में कृष्णा। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, हलवा वाला सवाल है। तो आपका दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो आपका कावेरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे आपसे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी हो जाएगा और दूसरी नदी कृष्णा। तो 20 का बी होगा। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल क्या बोला कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ये आपका सवाल है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ए में भूकंप, बी में ज्वालामुखी, सी में तूफान, डी में जंगल की आग।
तो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे आप लोग फटाफट सभी कोई। जी बिल्कुल, मस्त सवाल है आपका। तो आंसर होगा बी होगा ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ज्वालामुखी के लिए। 21 का बी होगा। और चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। पूछिएगा प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो मैगलन, या विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति 1519 में, तो आपका विश्व मैगलन, याद रखें। 22वां सवाल क्या हो रहा कि निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है? ये में तकला मकान चीन, थार भारत, अटकामा चिली, गिब्सन अफ्रीका। तो आंसर बताना है कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, ये सवाल है। तो डी होगा गिब्सन आपका सम्मिलित नहीं है। तो 22 का डी आपका। तो याद रखेंगे यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। बिल्कुल, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है तो 22 का डी होगा आपका। तकला मकान चीन, ये भी सही है। थार भारत, अटकामा चिली, ये भी सही है। और गिब्सन मरुस्थल मैंने जस्ट बताया जो आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो 22 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे जो जल्दी से लाइक नहीं किए। 23वां सवाल, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? ये आपका सवाल है। ए में क्षौ मंडल, बी में समता मंडल, सी में मध्य मंडल, डी में बाहरी मंडल। तो आपका आंसर होगा जो डी होगा बाहरी मंडल। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो आपका बाहरी मंडल। 23 का डी। और पूछिएगा मौसम घटनाएं घटती है गरजती है बिजली, ये आपका क्षौ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, और आपका समता मंडल जो आपको वायुयान उड़ते हैं कोसी मंडल में, तो समता मंडल। तो 23 का डी होगा संचार उपग्रह किस मंडल में? तो बाहरी मंडल। 24वां सवाल क्या हो रहा है कि विल्ली विली किस क्षेत्र के चक्रवातीय घटना है? ये आपका सवाल है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सी में उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और डी में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। विल्ली विली किस क्षेत्र के चक्रवाती घटना है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे इसका। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। बिल्कुल मस्ट आपका विल्ली विली, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आपका सी होगा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। विल्ली विली के क्षेत्र के चक्रवर्तीय घटना है तो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 24 का सी। और आपका पूछिए 25वां सवाल क्या हो रहा है कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? ये आपका सवाल है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? ए प्रथम हरित क्रांति, बी में द्वितीय हरित क्रांति, सी में कृषि क्रांति, और डी में ऑपरेशन फ्लड। तो इसका आंसर बता देंगे जल्दी से आप लोग। जो मोस्ट सवाल आपका ये आंसर होगा सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो द्वितीय हरित क्रांति शुरू में हुआ था, उसमें आपका सदाबहार क्रांति का संबंध द्वितीय हरित क्रांति से माना जाता है। 25 का भी। और एक लास्ट सवाल है जो जल्दी से बता देंगे आप लोग फटाफट सभी को मिलकर, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे जी जल्दी से। 26वां सवाल, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। ए में नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी में अन्नामलाई पहाड़ी, सी में शिवराय पहाड़ी, और डी में आपका नंदी पहाड़ी। तो इसका आंसर जल्दी से बता देंगे। आपका ए आंसर हुआ जी, ए आंसर हुआ नीलगिरी पहाड़ी। आपका केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी। जी बिल्कुल याद रखें, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी में। तो 26 का ए। और आपसे पूछिए शिवराय की पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ? तो तमिलनाडु। याद रखेंगे इस तरह। और 26 का आपका ए आंसर होगा केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी।
और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखेंगे। और आज का मैं 26 क्वेश्चन में लेकर आया आप लोग के बीच में, MCQ के रूप में जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे फटाफट सभी कोई, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। और जो आपका एक ऑनलाइन क्लासेस जो चलाया जाता था, बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका ऑनलाइन क्लासेज नहीं चल पा रहा है, तो मैं जल्द आप लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लासेज लेकर आऊँगा बिल्कुल। तो आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस वीडियो को, जो मैं ऑफलाइन क्लासेज है और ऑफलाइन के माध्यम से आपको यूट्यूब पर सीधा मैं जो आपका MCQ के रूप में दे रहा हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे जाते जाते। और आज का 26 क्वेश्चन जो मिला मोस्ट बिल्कुल नीलगिरी पहाड़ी होगा। और आपका 26 यानी एक क्वेश्चन जो आपको साइड से दिया गया है, जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरू में ही आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो पहले देंगे उसका नाम लूँगा बिल्कुल। तो आज का मोस्ट 25 क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो आप लोग से विदा लेता हूँ, फिर कल मिलेंगे आपको आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।